सो अगेन वी आर बैक विद दिस न्यू सीरीज और आप सभी लोगों ने देखा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट इस चैप्टर का। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, एक एक डिटेल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए फोर्थ पार्ट ना आपको थोड़ा सा मजबूर कर देगा इसको बिल्कुल फोकस होकर देखने के लिए, क्योंकि इसमें वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चा चैप्टर को पढ़ते पढ़ते ना थकने लग जाता है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप अभी तक हमारे साथ एपी फैमिली पे नहीं जुड़े हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और myekpathshala.com वेबसाइट, जहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे आप लोगों ने। अब ये जो पार्ट पढ़ना है ना, ये आप समझ लीजिएगा जब से रोमन एम्पायर था। कब से था रोमन एम्पायर? आपने वीडियो की लेक्चर सीरीज में पढ़ा होगा, पहले भी हमने शुरुआती समय में समझाने की कोशिश करी थी कि ये जीरो है, इसके बैक साइड में जाएंगे तो समथिंग ये वाला टाइम पीरियड है, और उसके थोड़ा सा 600 साल आगे जाएंगे तो ये वाला टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड को हम लेट रोमन एम्पायर बोलते हैं, और इस टाइम पीरियड को हम यहाँ से लेके यहाँ तक को हम मॉडर्न, ये सॉरी अर्ली बोल सकते हैं, मॉडर्न नहीं बोल सकते, अर्ली बोल सकते हैं। तो इस पूरे रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड के अंदर हमें ये जानने की ज़रूरत है कि उस टाइम पीरियड पे अगर सोशल लाइफ थी तो कैसी थी, कल्चर लाइफ थी कैसी थी, और इकोनॉमिक लाइफ थी तो कैसी थी। एक एक करके इसको डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रोमन एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली की, फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती थी, एकल परिवार, घर में सारे लोग साथ रहते थे। जो अडल्ट बच्चा होता था वो ऑफकोर्स शादी होने के बाद फैमिली के साथ नहीं रहता था। ज़्यादातर घर का जो बड़ा मुखिया होता था वो शुरुआती समय में साथ में रहता था, बट शादी के बाद वो अलग हो जाता था। स्लेव्स भी साथ में चाहते थे, क्योंकि उस समय स्लेवरी सिस्टम बहुत बड़ी मात्रा में पूरे रोमन साम्राज्य में फैला हुआ था। गुलाम 2 तरीके के होते थे, एक पेड वर्कर होते थे जिन्हें खरीद कर गुलाम बनाया जा सकता था, और एक तो स्लेव का ही काम करते हैं, वो जन्म जाति गुलाम बने रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात इसमें अगर हम स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करें तो वुमेन काफ़ी अच्छे लेवल पे लीगल राइट का इस्तेमाल करती थी। जैसे फादर के मरने के बाद प्रॉपर्टी का हिस्सा बेटी को भी मिलता था। इंडिया के अंदर अभी हुआ नहीं है पूरी तरीके से, हालांकि लॉ में तो मेंशन है इसके बारे में, बट छोटी फैमिलीज के अंदर ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये अच्छी बात थी। दूसरा, अरेंज मैरिज ठीक ठाक थी। लव मैरिज के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। आई थिंक लव मैरिज भी मुझे नहीं लगता उस समय ऐसा कुछ चलन चलता होगा, लेकिन यहाँ पे अरेंज मैरिज काफ़ी अच्छी थी। डिवोर्स जैसी चीज़ें समाज में कॉमन थी। मैन एंड वुमेन को डिवोर्स का सिस्टम काफ़ी अच्छे तरीके से पता था। वुमेन जब कभी भी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी का हकदार होती थी, तो याद रखना आफ्टर मैरिज फादर की प्रॉपर्टी का हक उसके पास बना रहता था। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अगर फादर की प्रॉपर्टी का हक उसके पास बना हुआ है तो हस्बैंड भी उस पर क्लेम कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक नेगेटिव बात जो मुझे लगी, कि महिला हमेशा पति के अंडर में ही रहती थी। यहाँ पे हस्बैंड उनको मारा भी करता था, जो आज भी होता है ना। इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी का ऑनर हमेशा फादर की डेथ के बाद, हमेशा देखो यहाँ पे लिखा हुआ वुमेन कुड बिकम द इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑनर आफ्टर डेथ ऑफ फादर्स डेथ। तो वही हो गया कि उनके पिता, लड़की के पिता के मरने के बाद लड़की के पास प्रॉपर्टी का हक होता था। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों। लेकिन सबसे बुरा ये क्या है कि फैमिली में डोमिनेंस मेन का ही चलता है, हस्बैंड का चलता है, जो सबसे बुरा। अच्छा, इसका बात हमें कैसे पता चला? इसकी बात हमें पता चली 396 एडी के अंदर एक हाईएस्ट पोजीशन रखने वाले इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के अंदर चर्च के पादरी हुआ करते थे, और उनका नाम जो था सेंट अगस्टाइन था। उन्होंने बताया कि जब वो बच्चे थे ना, जब वो बिशप थे, चर्च के हेड माने जाते थे, एक इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी मानी जाती है। चर्च के 2 ही 3 लोग होते हैं, एक तो आपको पता पॉप होते हैं, बिशप्स होते हैं, और उसके बाद फादर होते हैं। इनकी पोस्ट भी अलग अलग होती है। तो ये बिशप्स थे। इन्होंने बताया कि किस तरीके से क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर भी ऐसा होता था कि मेरे फादर जो थे मेरी मदर को मारा करते थे। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है। पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें तो पढ़ाई लिखाई वाइडली बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, क्योंकि रोमन साम्राज्य ऑफकोर्स 3 साम्राज्य में फैला हुआ था। इसीलिए पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर आर्मी ऑफिसर होते थे, मजिस्ट्रेट होते थे, मैनेजर होते थे, सोल्जर होते थे। हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था। कैजुअल लिटरेसिटी जो थी काफ़ी हद तक प्लेस टू प्लेस वेरी करती थी। हमने पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लैटिन और ग्रीस भाषा का इस्तेमाल होता था, लेकिन और दूसरी भाषाएं भी इस्तेमाल होती थी पूरे के पूरे रोमन एम्पायर के अंदर। अच्छा, लिखना और पढ़ना थोड़ा बहुत इनको आता था, क्योंकि हमने ना हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्राफिटी इनके दीवारों पे देखी थी। जब हमने एक पोम्पाई शहर है, वो वॉल्केनो फटने के बाद पूरी तरीके से दब गया था,
वॉल्केनो इरप्शन हुआ था, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। जब मैग्मा धरती पे पहुंचता है तो लावा बन जाता है और शहर के शहर डुबा देता है। तो पोम्पाई एक शहर उसमें से था। जब इस शहर को खोद के निकाला गया तो उनकी दीवारों पे ग्राफिटी मिली, उनकी दीवारों पे थोड़ा बहुत लिखा हुआ हमें देखने को मिला, जिससे हमें समझ में आया कि हाँ, समाज के निचले वर्ग को पढ़ने की परमिशन नहीं होती होगी, लेकिन ऑफिसर, सोल्जर, राजा भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता होगा, और ऑफकोर्स सीनेट्स तो पढ़े लिखे माने जाते थे। मतलब पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक थी इसमें। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% सारे लोग पढ़े लिखे होते थे, बट पढ़े लिखे थे। कल्चर की डाइवर्सिटी देखिए, कल्चर बोलते हो संस्कृति को लेके, तो ऑफकोर्स ये रिफ्लेक्ट करती है अलग अलग लेवल पे, खाने पे, पहनने पे, है ना, सब पे अलग अलग है, फूड पे, क्योंकि 3 इलाकों में फैला हुआ है। तो वास्ट डाइवर्सिटी है, इसलिए रिलीजियस कल्ट अलग अलग है, लोकल डाइटीज़ अलग अलग है, बहुत सारी भाषा बोली जाती है, ड्रेसिंग सेंस भी अलग अलग है। लोकल रिलीजियस कल्ट का मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हर जगह हर व्यक्ति अपने देवी देवताओं की पूजा करते होंगे। ऐसा बिल्कुल फैक्ट नहीं है कि इनका कोई एक भगवान था, ये ज़रूर याद रखिएगा। कल्चरल डाइवर्सिटी तो इनके खान पान में, इनके पहनावे में, इनमें दिखाई देता ही देता है। मोस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक कल्चर वर्स प्योरली ओरल। कई तो भाषा ऐसी थी जो सिर्फ बोली जाती थी, मौखिक रूप से लिखी नहीं जाती थी। तो ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे 5th सेंचुरी तक आते आते हम कह सकते हैं कि अर्मेनियन लोगों ने थोड़ा सा लिखने की कला को बदलना चालू कर दिया। नहीं तो इससे पहले हमने सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, उन्होंने सुमेरियन भाषा लिखा था। इस तरीके से जो लैटिन भाषा थी, इन द अदर एरिया स्प्रेड ऑफ लैटिन डिस्प्लेस द अदर वाइड स्प्रेड रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। इस तरीके से धीरे धीरे अर्मेनियन लोगों ने भाषा लिखने वाली शुरुआत तो करी, लेकिन लैटिन भाषा रिटर्न फॉर्म में सबसे पहले इवॉल्व हुई। इसी वजह से लैटिन और ग्रीक भाषा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब ये तो हो गया कल्चर के बारे में और सोसाइटी किस प्रकार थी। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो रोमन साम्राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था। वहाँ पे हर्बर्ट्स, क्योंकि वो मेडिटेरियन सी के पास पूरा था, भूमध्य सागर के पास था, इसीलिए यहाँ पे मैं कहता हूँ बंदरगाह पे बिजनेस बहुत अच्छे होते थे, माइनिंग काफ़ी अच्छी होती थी वहाँ पे। वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पे लोग ऑलिव ऑयल की खेती और दूसरा जो होता है वाइन की खेती, अंगूर की खेती काफ़ी अच्छी करते थे। यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्रिक्स यार्ड है। ब्रिक्स यार्ड का मतलब होता है ऐसा जहाँ पे ईंटों का कारखाना हो, ईंटें बनाई जाती हो। तो ये काफ़ी अच्छी मात्रा में था। मैं कह सकता हूँ कि सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप याद रखिएगा, गेहूं, शराब, तेल, जैतून का तेल, ये सारे स्पेन, गैलिनियस, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, इटली, इस सभी जगहों पे इन सभी को भेजा जाता था। एक टाइम तो ऐसा था कि स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो था वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पूरे के पूरे रोम साम्राज्य के अंदर आता था। स्पेन में ऑलिव ऑयल बहुत ही अच्छी मात्रा में जो था वो मिलता था। इतना सा आपने ध्यान जरूर रखना है। फसलों के नाम पे गेहूं, शराब, जैतून, ये याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे लिक्विड जो है और ऑलिव ऑयल जो है, एक एम्फोरा करके कनस्तर टाइप कुछ होता है, इसमें इनको ले जाया जाता था। लेकिन स्पेशली स्पेनिश ऑयल जो होता था, जो स्पेन से आता था, वो ड्रिजिल 20 करके एक मटका टाइप कुछ होता है, इसमें आता है। तो पेपर में डिफरेंट आता है, एम्फोरा और ड्रिजिल 20 का क्या है। तो स्पेन से जो जैतून का तेल आता था उसके कंटेनर ड्रिजिल 20 में रखा जाता था, जबकि खुद रोम से अगर कुछ व्यापार होता है तो उसे एम्फोरा में रखा जाता। इस तरीके से 5th और 6th सेंचुरी के अंदर हम कह सकते हैं कि ऑलिव ऑयल जो था कंटेनर्स में अफ्रीका या दूसरे प्लेसेस पे बहुत बड़ी मात्रा में बेचा जाने लग गया था। इससे फ़ायदा ही हो रहा है इन लोगों को, है ना। और दूसरा फिर यहाँ पे बताया गया है कि भाई खुद के उनके रोमन साम्राज्य के आसपास की जो ज़मीनें थी वो काफ़ी फर्टिलाइज थी। इसी वजह से इन इलाकों के अंदर खेती होती थी और इन इलाकों के अंदर गेहूं उगता था बड़ी मात्रा में। इन इलाकों के अंदर काफ़ी अच्छी खेती होती थी। तो ये थोड़ा सा हमें देखना। ऑलिव ऑयल जो था पूरी तरीके से, स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो था वो पूरे के पूरे क्या कहते हैं, इटली में आया करता था, और इटली से ऑलिव ऑयल जो है और वाइन जो है वो बेचा जाता होगा। दूसरी बात अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, पानी की कमी नहीं है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ अच्छी तरीके से, तो वहाँ पे जो पानी था ना, वाटर का सिस्टम वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। वाटर पावर का सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट तरीके से हमें देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको इस मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो ये स्वचालित है। इतना बड़ा वाटर का मैनेजमेंट सिस्टम बनाया इन लोगों ने कि पानी से जो मतलब जो बैटरी बनाई जा सकती है या पानी से कुछ ऐसा ऑटोमेटिकली इंजन बनाया जा सकता है, जो इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया। इससे ये काफ़ी अच्छी तरीके से जो चांदी होती थी वो निकाल पाते थे ज़मीन के अंदर से। ये बहुत अच्छी बात थी। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वाटर पावर्ड माइनिंग टेक्नोलॉजी, हाइड्रोलिकल, हाँ हाइड्रोलिकल माइनिंग कहते हैं इसे। अब देखिए, सोचिए, पानी से इन लोगों ने माइनिंग करनी शुरू करी, तो बहुत बड़ी बात है।
KGF आपने मूवी देखी होगी, वहाँ पे पहली बार बिजली आई थी जब जाके तो हमने माइनिंग करी, लेकिन इन्होंने इतने टाइम पहले ही पानी का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी बनाई और उससे माइनिंग करी इन लोगों ने, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। इनके पास वेल ऑर्गेनाइज कमर्शियल बैंकिंग नेटवर्क सिस्टम था। इनके पास मनी के लिए, क्योंकि रोमन एम्पायर में सोना और चांदी से जो मनी का इस्तेमाल होता था उसको सही तरीके से रखने के लिए बैंक का सिस्टम था। जो पेपर करेंसी आई थी वो इन्हीं के थ्रू बननी चालू हुई थी। बहुत बड़ी मात्रा में जब ये व्यापार करने लगे ना, चांदी के सिक्कों को बहुत बड़ी मात्रा में दूसरे प्लेस पे लेके नहीं जाते थे, तो ऐसा बैंकिंग सिस्टम इन लोगों ने बनाया कि चांदी को एक जगह रख सकते हैं और वहाँ से एक तरीके का पेपर लेके दूसरे बंदे को पेपर दे सकते हैं। इसी से नोट का इवॉल्वमेंट हमें देखने को मिला, ये भी यहीं पे शुरू हुआ। अच्छा, दूसरी बात है रोमन एम्पायर के अंदर स्लेव्स के बारे में, जो वर्कर्स है या स्लेव्स हैं। तो स्लेव तो पूरे रोमन एम्पायर में एक पूरी की पूरी संस्था थी जो इस पर काम करती थी। एक स्लेव जिसका गुलाम है, उसके गले में पट्टा होता था, उसमें नंबर लिखा होता था, कोई किसी का स्लेव खरीद बेच नहीं सकता था। स्लेव की बड़ी इंपॉर्टेंस उस टाइम पीरियड में देखी जाती थी, इसीलिए उस समय लेबर के काम के लिए, रोमन के इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए स्लेव का इस्तेमाल करा जाता था। तो इसीलिए फर्स्ट सेंचुरी के टाइम पीरियड में देखा हम लोगों ने, as peace was established in the first century, the supply of slaves declined and the user of labor had turned to slave breeding और cheaper substitute as a wage labor। इन लोगों ने क्या करा, फर्स्ट सेंचुरी के टाइम पीरियड तक आते आते लेबरों की जगह पे इन लोगों ने स्लेव का इस्तेमाल करा, स्लेव से स्लेव ब्रीडिंग करवाई। इससे क्या होता है, एक मेल एक फीमेल के साथ सेक्स करता है और जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो भी गुलाम होगा। तो ये चीज़ पूरी तरीके से कहाँ पे पैदा हुई, यहाँ पे इटली के अंदर रोमन साम्राज्य पैदा हुई। और ये प्रैक्टिस फीमेल को ज़्यादा इंकरेज करवाने के लिए करवाया जाता था ताकि ज़्यादा बच्चे पैदा हो और वो भी गुलाम हो सके। इसे स्लेव ब्रीडिंग कहा गया। ये तो आपने साइंस में पढ़ा होगा। जब ये इंस्टीट्यूशन बड़े लेवल पे था, लेबर के रूप में इन्हें इस्तेमाल किया जाता, तो फ्री लेबर कभी कभार अगर ख़त्म भी हो जाती थी तो इन स्लेव का इस्तेमाल किया जाता। अब ये सब थोड़ा सा कचरा है जो आपने नहीं पढ़ना है। ये बंदे ने रिकमेंडेशन दी कि किस तरीके से स्लेव का हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम उनसे ज़्यादा काम ले सकें। हो सकता है कि कोलम्बस के बारे में, इनका नाम है कोलोमेलिया, और दूसरा पिलनी के बारे में जो है इन्होंने रिकमेंडेशन दी किस तरीके से लेबर को चेन में बांध के काम करवाना चाहिए ताकि वर्क की एफिशिएंसी को नापा जा सके। तो ये सब है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। सो ये था फोर्थ पार्ट में। वीडियो का लास्ट पार्ट आएगा जल्दी। इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप आपने बड़ा क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करी होगी। थोड़ा सा सेल्फ पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करिएगा, आपको और समझ में आ जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।